नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। शांति की राह खुली, गलवान घाटी में दोनों सेनाएं पीछे हटी। दुबई के वायरल वीडियो में 2 बीजेपी विधायकों के जिक्र से हंगामा। कुवैत में बिल पास हुआ तो 8 लाख भारतीयों को लौटना पड़ेगा देश। राहुल का तंज, मोदी की 3 विफलताओं पर हार्वर्ड में हो सकता है शोध। कोरोना के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, रूस को भी पीछे छोड़ा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का विस्तार के साथ। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारत चीन सीमा विवाद से पैदा हुए तनाव में कमी आने की उम्मीद जगी है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी अग्रिम पंक्ति से कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने सैनिकों को लगभग 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में कहा है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PP-14 से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। हॉट स्प्रिंग्स सेक्टर के PP-15 और PP-17 से भी सैनिकों के पीछे हटने की संभावनाएं बन गई हैं। वार्ता में ये प्रगति भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ली के बीच बातचीत के बाद हुई है। बातचीत रविवार को हुई है। दोनों देशों ने अपने विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू करने का फैसला किया था। वांग ली चीन के सुरक्षा सलाहकार भी हैं। रविवार को बातचीत के बाद ही चीनी सेना ने गलवान में अपने टेंट वगैरह उखाड़ दिए थे और 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। भारतीय सेना के एक आला अफसर ने के हवाले से पता चला है कि गलवान घाटी में चीनी कब्जे वाले इलाके में कुछ गतिविधियां देखी गई हैं। उन्होंने हाल फिलहाल जो ठोस संरचनाएं बना ली थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा किया था, उन्हें खुद ध्वस्त कर दिया और इलाके को खाली कर दिया। चीनी सेना की कुछ गाड़ियां भी वापस जाती हुई दिखी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। दोनों देश आपसी बातचीत के बाद अब उस विवाद को ख़त्म करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। दोनों देशों ने गलवान घाटी में जो अपने सैनिक तैनात थे उनको पीछे हटा दिया है। बीच में एक बफर जोन होगा ताकि पिछली बार की तरह दोनों सेनाओं के बीच में गुत्थम गुत्था ना हो, मारपीट ना हो या हिंसा ना हो। इसको रोकने के लिए दरअसल ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें याद कीजिए कि डोकलाम विवाद का हल भी तभी निकला था जब बातचीत को राजनीतिक स्तर पर ले जाया गया था। जब तक हम सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहे, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करते रहे, कोई ठोस हल नहीं निकला। बावजूद इसके कि सहमति बन गई थी कि डिसएंगेजमेंट हो और डीएस्केलेट किया जाए मामले को, इसके सहमति बन चुकी थी। जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी उसमें भी बन गई थी और कूटनीतिक स्तर पर भी इस बातचीत के संकेत मिल रहे थे कि इस तरह की सहमति बन चुकी है, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं दिख रही थी। अब जबकि अजीत डोभाल और विदेश मंत्री चीन के दोनों ने आपस में बातचीत की है तो ये तुरंत एक प्रगति हुई है। इसीलिए बहुत पहले से ही कहा जा रहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शी जिनपिंग से अपने संबंध विकसित किए थे पिछले 5, 10, 15 सालों में, उनका इस्तेमाल वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए जो भी उन्होंने पहले प्रयास किए हैं, वो सीमा पर तनाव को घटाने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये बड़े करीब 1 महीने से लगातार ये बातें मीडिया में कही जा रही थी कि ये राजनीतिक स्तर पर बातचीत करने की अब ज़रूरत है। अब जाकर भारत को समझ में आया है और उसने जो प्रतिनिधि स्तर की बातचीत शुरू की है, विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की, उसका ये परिणाम निकला है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अब राजनीतिक स्तर की बातचीत को और ठोस ढंग से आगे बढ़ाया जाए और उसमें ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आगे आना चाहिए। शी जिनपिंग से फ़ोन पर हाय हेलो करनी चाहिए और कैसे इस बातचीत को, इस सीमा विवाद को ठंडा किया जा सकता है, उस पर कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात होती है कि बर्फ़ पिघले, दोनों पक्ष आपस में बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करें और जो सीमा पर तनाव लगातार बिल्ड हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, उसको नॉर्मलाइज़ किया जाए। उसमें बातचीत और सहज ढंग से होती है, क्योंकि तब प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनता है, नाक का सवाल नहीं बनता है और चीज़ों को
हैंडल करना आसान होता है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक और बुरी खबर आज की है। ये अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि पूर्वी भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए पूर्वी सेक्टर को सीमा विवाद से जोड़ दिया। अब जो विवाद चल रहा था, चीन ने भूटान में उसको शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि चीन और भूटान की बॉर्डर को 3 जगहों पर कभी सीमांकन नहीं हुआ। सीमा पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाकों पर लंबे समय से विवाद है। ऐसे में कोई भी तीसरी पार्टी यानी भारत इसमें दखलंदाजी न करे। बता दें कि चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य की ज़मीन को विवादित बताया है। हालांकि भूटान ने साफ किया कि ये अभयारण्य उसके देश का अभिन्न हिस्सा है। सक्तेंग अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के सेला पास से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भूटान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अब ये भूटान के साथ ये चीन ने अपनी एक कहना चाहिए कि विवाद शुरू कर दिया है। सक्तेंग इलाके में कुछ निर्माण कार्य करवाना चाहता था भूटान, और वहाँ पर उसने उस पर ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद से ये विवाद उठ खड़ा हुआ है। अब चूँकि वहीं से अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगी हुई है, और चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना अधिकार जताता रहा है, अपना दावा जताता रहा है। बल्कि बहुत पहले माओ से तुंग ने कहा था कि तिब्बत उनकी हथेली है और 5 उंगलियां हैं, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो ये लग रहा है कि चीन अभी अपने उस विस्तारवादी दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हो पाया है। अभी भी उसकी नज़र इन सारे इलाकों पर लगी हुई है, और वो इधर तो कभी उधर ये विवाद खड़े करता रहता है। लेकिन ये समय है जब भारत को कंसंट्रेट करना चाहिए कि इस सीमा पर कहीं भी चीन हावी ना होने पाए, अपने को आगे ना बढ़ाए, ताकि जो सामरिक हमारी जो कहना चाहिए कि फ़ायदेमंद जगहें हैं उन पर उसका अधिकार ना हो और हमें युद्ध की स्थिति में नुकसान उठाना पड़े। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो बीजेपी के 2 विधायकों के नाम ले रहा है। ये वीडियो 2017 का बताया जा रहा है। इसमें विकास दुबे से सरकारी कार्य में बाधा डालने और एक अन्य मामले में एफिडेविट को लेकर यूपी पुलिस की एसटीएफ पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि हत्या के किसी मामले में बीजेपी नेताओं ने विकास दुबे की पैरवी की थी। वायरल वीडियो में विकास दुबे से पूछा जा रहा है कि उसके पक्ष में एफिडेविट देने के लिए उसने क्या दबाव बनाया था। इस पर विकास दुबे कहता है कि उसने दबाव नहीं बनाया, लेकिन अपने स्थानीय नेताओं के ज़रिए प्रयास किया था। ये प्रयास और दबाव में फ़र्क आप समझ सकते हैं है या नहीं। वे कौन लोग हैं, ये पूछने पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कहता है, हमारे स्थानीय विधायक भगवती प्रसाद सागर, विधायक अभिजीत सांगा, ब्लॉक प्रमुख राजेश कमल, जिला पंचायत अध्यक्ष कटियार और 4-5 प्रधान लोग हैं। विकास दुबे कहता है कि इन लोगों से उसकी बात भी होती है और उनके घर आना जाना भी होता है, मुलाकात भी होती है। हालांकि कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने एबीपी न्यूज़ से कहा, मैंने कभी भी विकास दुबे की कोई मदद नहीं की। वो शातिर अपराधी है, जिसकी सरकार रहती है उसका नाम लेने लगता है, उसके नेताओं की बात करता है जिससे उसे फ़ायदा मिले। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में दुबे अपने राजनीतिक रसूख को बता रहा है कि उसको लगभग सभी पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं, लेकिन बसपा उसका पुराना घर है, उसको मायावती चेहरे से पहचानती हैं और प्रदेश स्तर के सभी नेता दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी तक विकास को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। उसके सर पर इनाम बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है और 3 पुलिसकर्मियों को भी सूचना लीक करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो 2-3 वीडियो का वायरल हुए हैं, उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि विकास दुबे के संबंध विभिन्न पार्टियों के नेताओं से थे। विभिन्न पार्टियों के नेता उनको संरक्षण देते थे और ये बीजेपी के कार्यकाल में भी जारी रहा। बावजूद इसके कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति निर्मम होने की बात कर रहे थे, उन्हें जेल में या यमराज के पास भेजने की बात कर रहे थे, तब भी उनके विधायक इस तरह के लोगों के साथ संपर्क में थे, उनको संरक्षण दे रहे थे, उनके पक्ष में एफिडेविट देने की बात हो रही थी, दिए गए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि राजनीति और अपराधियों का गठजोड़ कितना ज़बरदस्त है। और विकास दुबे उस इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए, उस वहाँ की राजनीति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए किस तरह से विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मेल जोल रखता था, उनकी मदद करता था, उनकी मदद लेता था। और जो हथियार वगैरह बरामद हुए हैं उसके यहाँ छापेमारी में कहा गया है कि वहाँ उसने बंकर बनवा रखा था, AK-47 और इंसास जैसी राइफलें उसके पास थी, हथियार थे, गोला बारूद था, पिस्तौल बनाने के सामान थे। तो ये सब चीज़ें एक अपराधी अपने गांव में रहते हुए, अपने इलाके में रहते हुए कर रहा था। पुलिस की भी मिलीभगत थी, राजनेताओं का भी संरक्षण था, और ये पिछले 15-20 साल से लगातार चल रहा है। यानी चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, सबके शासनकाल में उसको संरक्षण मिल रहा था और इसीलिए वो फल फूल रहा था। और उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि उसने पुलिस दल पर एक हमला किया और उसमें 8 लोगों को मार डाला। अगली खबर लेते हैं। कुवैत प्रवासी कामगारों की संख्या घटाने के लिए एक बिल पास करने जा रहा है ताकि वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम नहीं हों। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण तेल पर निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में आ गई हैं, क्योंकि दुनिया भर में तेल की मांग कम हो गई है। कुवैत में विदेशी समुदाय में सबसे ज़्यादा लोग भारत के हैं। बिल अगर लागू होता है तो यहाँ भारतीय कुवैत की कुल आबादी के 15% से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। इससे कुवैत से कम 8 लाख भारतीयों को वापस आना होगा। पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह अल खालिद अल सबाह ने कहा था कि वो प्रवासियों की संख्या 30% तक करेंगे, जो अभी 70% तक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुवैत से कम 25 लाख विदेशी नागरिकों को निकलना होगा और उसमें से 8 लाख भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि गरीबी में आटा गीला जैसी बात होगी कि हिंदुस्तान में वैसे ही अर्थव्यवस्था का संकट चल रहा है, बेरोज़गारी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। और इसमें अगर खाड़ी देशों में इस तरह से, अभी तो कुवैत में कहा है, दूसरे देश हैं बहरीन, ओमान वगैरह वगैरह, वहाँ से भी अगर वहाँ के सरकारों ने भी, जो कि जिनकी पूरी इकोनॉमी तेल के उत्पादन और खपत पर निर्भर कर रही है, और उसी के लिए वो दूसरे देशों से कामगारों को आयातित करते हैं, बुलाते हैं, उनको काम देते हैं, अगर वही ठंडा पड़ गया तो जाहिर है कि बड़े पैमाने पर छटनी होगी, बड़े पैमाने पर भारतीयों को वापस अपने देश लौटना पड़ेगा। और केवल ये नहीं है कि ये लोग आकर बेरोज़गार होंगे, बल्कि ये भी है कि ये जब वहाँ काम करते थे तो बड़ी मात्रा में धन भी भेजते थे भारत को। जो विदेशी मुद्रा आती थी उसका भारत को बड़ा लाभ होता था, भारत की अर्थव्यवस्था को उससे बहुत बल मिलता था। तो अगर ये होता है तो ये एक बहुत ही दुखद पक्ष है, लेकिन आप किसी देश को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना है, और जाहिर है कि इसका असर सब तरफ पड़ना लाजमी हो जाएगा। तो ये एक और बुरी खबर है ढेर सारी बुरी खबरों के बीच में। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे एक निवेदन कि आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे काम आते हैं, इसलिए कृपया ये काम आप साथ साथ करते चलें। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की 3 बड़ी विफलताएं बताते हुए तंज कसे हैं कि ये भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध के विषय हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने के लिए कोरोना पर किए गए उनके भाषण को भी आधार बनाया है और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को दिखाया है। उस भाषण में प्रधानमंत्री कोरोना को 21 दिनों में हराने, महाभारत के युद्ध 18 दिन में ख़त्म हुआ था और इसको 21 दिनों में ख़त्म करने की बात की थी, और ताली बजाने की बात कह रहे हैं। राहुल ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, असफलता पर HBS यानी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का
आने वाले शोध क्या हो सकते हैं। पहला, कोरोना की हैंडलिंग भारत में, दूसरा नोटबंदी और तीसरा जीएसटी का कार्यान्वयन। तो निश्चित रूप से भारत सरकार की ये 3 बड़ी असफलताएं हैं जो स्टडी के लायक तो हैं ही, और किए भी जा रहे होंगे, बहुत सारे इस पे काम चल भी रहा होगा। ख़ासतौर से नोटबंदी पर तो लगातार रिसर्च हो रहा है कि उसके क्या परिणाम हमारे अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़े। जीएसटी के मामले में भी ये अध्ययन चल रहे हैं। जाहिर है कि कोरोना से का मामला अभी ताज़ा है, तो इस पर भी काम होगा। तो ये राहुल गांधी लगातार सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं, सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्वीट के ज़रिए, लेकिन वो ये न भूलें कि वो भी एक्सपोज किए जा रहे हैं, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वाई नॉट सांसद रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, मगर वो देश का मनोबल गिराने और सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने का काम लगातार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया, और ये जिम्मेदार नेता के लक्षण नहीं हैं। अगर वो उस कमेटी के मेंबर हैं, और जाहिर है कि एक बड़ी पार्टी की तरफ से उसमें मेंबर हैं, सदस्य हैं, उसकी एक भी बैठक में, 9 में से एक भी बैठक में न पहुंचना, ये बहुत ही शर्मनाक है उनके लिए, और निश्चित रूप से ये उनकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उनके कमिटमेंट पर भी प्रश्न चिन्ह इससे लगते हैं। रही बात सशस्त्र बलों के मनोबल को गिराने की, तो इसमें ये तो बीजेपी के प्रोपेगंडा का हिस्सा है कि जो भी सरकार की खामियां बताएगा उसको एक अंधराष्ट्रवाद से जोड़ देना, सेना की बुराई से जोड़ देना और उसको बदनाम करना। तो इस पक्ष को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो जिम्मेदारी थी बतौर सांसद और संसद की जो स्थायी समिति है उसके सदस्य के नाते, वो उन्होंने पूरी नहीं की है। और आइए अब आज की आखिरी बड़ी खबर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले में भारत अब दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक आगे चल रहे रूस को उसने पीछे छोड़ दिया है। अब भारत से ज़्यादा संक्रमण के मामले 2 ही देशों में हैं। ये देश हैं अमेरिका और ब्राज़ील। भारत में 6,90,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि रूस में करीब 6,80,000 ही हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले 28,41,000 से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर ब्राज़ील में संक्रमितों की संख्या 15,77,000 को पार कर गई है। हाल के दिनों में भारत में संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और हर रोज़ अब करीब 22 से 25,000 संक्रमण के मामले आ रहे हैं। रूस में हर रोज़ करीब 6 से 7,000 नए मामले आ रहे हैं। वैसे भारत में संक्रमण सबसे ज़्यादा 3 राज्यों में बढ़े हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। इसके बाद जिन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं वे हैं तमिलनाडु और दिल्ली। इन दोनों राज्यों में करीब 1-1 लाख मामले हैं। तो जिन भी देशों ने कोरोना मामले को, कोरोना वायरस को, कोरोना संक्रमण को हल्के से लिया या उससे निपटने में वैसी चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाई, समझदारी नहीं दिखाई, वहाँ ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने लापरवाही की, ब्राज़ील के बोल्सोनारो ने लापरवाही की और अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। रूस में भी पुतिन अकड़े रहे, बाद में संभले, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ये अच्छी बात है। और भारत में अब 21 दिन में ही आप महामारी को समेटने की बात कर रहे थे, वीडियो में देखा जा सकता है। तो जिन्होंने भी इस महामारी को ठीक से समझा नहीं और समझ के सही रणनीति नहीं बनाई, वहाँ ये संक्रमण फैलता जा रहा है और भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो दूसरे पहले नंबर पे भी पहुंच सकता है अगले 2-2.5 महीनों में, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार अब इस कोरोना को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। उसने भारत सरकार पर छोड़ दिया और भारत की जनता पर छोड़ दिया है कि अब तुम निपट सकते हो तो नहीं तो खुद निपटते जाओ। तो ये एक भारत सरकार की रणनीति, मोदी सरकार की। शुरू में जब लॉकडाउन नहीं लगाना था तब लॉकडाउन लगा दिया, जब लॉकडाउन की ज़रूरत आई तो लॉकडाउन खोल दिया गया, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था खुल गई और अब लोग इधर उधर जा रहे हैं और संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 25,000 के आसपास पहुंच गई है। अगले महीने तक ये लाख के आसपास पहुंच जाएगी, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब विदा लेने से पहले आपको कोरोना के मामले में की ताज़ा तरीन जानकारी दे दें। भारत में 24 घंटे में 24,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक करीब 1 करोड़ के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 14 लाख के पार जा चुका है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 28,28,000 के ऊपर हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के लिए को लेकर और उनके विश्लेषण के लिए। तो उम्मीद है कि आपसे कल भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।